हाउ टू चूज़ राइट करियर, इस पर पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे दी है कि आपको कैरियर चूज़ कैसे करना है। ताकि वो जो डेटा शेयर कर रहे थे कि 35% लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर में खुश नहीं हैं, 30% 12th के बाद ऐसे हैं जो जो कोर्स कर रहे हैं उसमें ही खुश नहीं हैं, 95% जो बता रहे थे कि वो कंफ्यूज हैं। इन सारी चीज़ों में आप ना आए, इसलिए पूरी डिटेल जानकारी उन्होंने दे दी है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जावेद भाई ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और अभी 2 प्रोफेसर और हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस पूरे स्टेट में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स यहाँ पर हैं। ये मुबारकपुर और इस एरिया की खुशनसीबी है कि वहाँ से प्रोफेसर्स यहाँ आ रहे हैं, और अभी वो अपनी बातें रखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट से, कि जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जिस एज में हम हैं, इस एज का नाम है इंफॉर्मेशन एज। यूट्यूब और सारी चीज़ों के ज़रिए इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो टाइम अब ये है कि हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी, देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे साधारण लोग हैं। सबके पास अल्लाह ने कुछ लोगों को स्पेशली चैलेंज है, वो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में लोग हैं सबको एक बराबर की अकल दी है। सारे लोगों के पास जो है हाथ पैर सब सलामत हैं। कुछ परसेंटेज हैं जिनके पास वो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, बाकी सारे लोग, किसी को ऐसा नहीं कि बहुत हाई आईक्यू के साथ बहुत कम लोग आए हैं। बाकी जितने भी अचीवमेंट्स हुई हैं, जैसे जो भी आप कैरियर चूज़ करोगे उसकी प्राइस आपको चुकानी पड़ेगी। बस जिन लोगों ने उसकी प्राइस चुकाने के लिए जो तैयार रहेंगे, ज़ाहिर है वो अचीवमेंट उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट जो आए हुए हैं यहाँ पर, एक चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा कि एक विजन मैनेजमेंट एक पूरा कोर्स है, पूरी वर्कशॉप उस पर होती है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ लोग हो सकता है पहले से अपना विज़न क्लियर कर चुके होंगे, कुछ लोगों को आज के ये पूरे सेमिनार के बाद कुछ क्लियरिटी आएगी। ऐसा भी नहीं कि आप घर पहुँचते ही तुरंत डिसाइड कर लें, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत पैनिक डिसीज़न ले लेते हैं, उन्हें लगता है अरे हमने तो बहुत देर कर दी थी, घर पहुँचते ही बगैर किसी कंसल्टिंग या बगैर किसी एक्सपर्ट से राय लिए हुए वो जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं। आप लोग भी टाइम लीजिए, अपने टीचर्स से मिलिए, जो भी इस एरिया में एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उन लोगों से मिलिए, और एक विज़न चार्ट अपना बनाइए। जैसे हम लोग जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज़ में भी होम साइंस वाले एक चार्ट बनाते हैं ना, उस पर ये येलो कलर का पेपर होता है, इस तरीके का पेपर होता है ना, पूरा ऐसा चार्ट। उस तरीके से आप लोग भी, हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी ये है कि आप आज ही, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर जाकर देखो बहुत कम लोग होंगे, और आप ये एक्सपीरियंस करिएगा अगर यहाँ पर इस वक्त 300-400 बच्चे होंगे, इसमें से कितने लोग हैं जो पहला काम ये करेंगे जाकर कि वो एक विज़न चार्ट एक चार्ट खरीदेंगे ब्लैंक, उस पर उन्हें अपना पूरा विज़न लिखना है, पूरा रोड मैप बनाना है कि अगर वो आज 9th में है, 10th में, 11th 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे की लाइफ उन्हें कैसे डिज़ाइन करनी है अपनी, उस पूरे चार्ट पर लिखा होना चाहिए। और जिस भी, अगर उनका अपना पर्सनल बेडरूम है या नहीं भी है, तो वो हर वक्त उनके सामने हो कि मेरा रोड मैप यही है। जैसे अगर मान लो किसी को लखनऊ जाना है तो उसका एक वे है, हम बिहार वाले रास्ते पे जाकर लखनऊ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम यही कि अपना रोड मैप पता होना ज़रूरी है। कि जैसे अभी कल हम लोग एक प्रोग्राम में थे, वहाँ सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल आए हुए थे, तो उन्होंने एक ऐसे ही एक स्टोरी बताई या एक सक्सेस का फार्मूला उन्होंने दिया कि ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा A को छोड़ दीजिए, B बर्थ है हमारी, और D डेथ है, इसके बीच है C। जो हमारी चॉइसेस हैं वही हमें, जैसे सिंपल सी चीज़ है कि हमारा नाम जो है वो घर वालों ने रख दिया, हमसे पूछा तो गया नहीं था जब हम पैदा हुए थे, हमारी बर्थ हुई थी। अब इसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे
जिनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा उनके काम से, नहीं तो सचिन नाम के लोग पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में होंगे। सचिन तेंदुलकर क्यों बने वो? क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। इसी तरीके से अंबेडकर नाम भी बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन उन्होंने अपने काम से अपना नाम बहुत बड़ा कर दिया। तो ये सारे बच्चे सभी लोग अपना जो आगे का आप जो भी कैरियर चूज़ करेंगे उससे आपका नाम होगा। बाकी जो घर वालों ने नाम दे दिया है वो सारे लोगों का है, आपका भी हो सकता है। तो उसके लिए एक ज़रूरी काम ये है कि आप एक विजन चार्ट बनाएं और वो हमेशा अपने पास रखें और देखते रहें कि हम उसमें कहाँ तक पहुँच रहे हैं और अभी कितना बाकी है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है ना। हर एक स्टेशन पे पहुँचना है हमें। 10th एक स्टेशन है, जो 12th में होंगे वो दूसरा स्टेशन है। ज़िंदगी बहुत लंबी है और एक के बाद एक अचीवमेंट होते ही दूसरी की तैयारी शुरू करनी है हमें, लेकिन उसका पूरी प्रॉपर प्लानिंग अभी से करनी ज़रूरी है। क्योंकि रूरल एरिया में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 सालों में, इन दोनों ज़िलों में ऑलमोस्ट 100 इंस्टीट्यूशन में मेरा जाना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलना हुआ है। तो रूरल एरिया में आफ्टर जैसे अभी सर बता रहे थे कि आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो वो डेटा है कि 30% लोग अपने कोर्सेज से खुश नहीं है, या वो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, टीचिंग फैकल्टी से भी मिले, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि वो करना कुछ और चाह रहे थे, किसी और फील्ड में जाना चाह रहे थे, लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए मौका है। आज से 10 साल 20 साल पहले इस तरीके के प्रोग्राम कहीं नहीं होते थे। हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे कहीं प्रोग्राम नहीं होता था। तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप ऐसी मतलब कैजुअली ना लें कि बस एक प्रोग्राम हो रहा है चलो सुनते हैं और चले जाते हैं। इसका बेनिफिट होना ज़रूरी है और वो ज़रूर होगा। चीज़ें बदलने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि सारे 1000 लोग बैठे तो सारे लोग यूपीएससी क्लियर कर देंगे। इट टेक्स टाइम। लेकिन जब किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो उससे बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो पहला काम आप सारे लोगों को अपना एक विज़न क्रिएट करना है, और उस विज़न को बस माइंड में नहीं क्रिएट करना, उसको एक पेपर की शक्ल दे देनी है, ताकि वो जब रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट शेप में रहेगा। आप जब चाहेंगे आप अपने विज़न को एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें क्या कमी है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते रहेंगे। क्योंकि हमारे एरिया के बच्चे कंफ्यूज इसलिए कि उनका विज़न क्लियर ही नहीं है, ब्लर विज़न है इस एरिया में। आप अभी 10+2 के या इवन ग्रेजुएशन के बच्चों से ये पूछा जाए कि आप अब क्या करोगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो मास्टर्स करने के बाद पूछ रहे हैं सर अब क्या करें। तो इससे बेहतर है कि वो 9th में 10th में ही ये सब चीज़ें उनकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सर ने बहुत सारी डिटेल बता दी है, एकदम सही बात है। MBA बुरा नहीं है। आज उसी MBA को करके जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं सारे MBA होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने किया कहाँ से MBA है ये इम्पॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग इस वक्त देखा जाए तो बहुत उसका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन IIT से जो इंजीनियर्स हैं क्या वो बेरोज़गार हैं? शायद पूरे हिंदुस्तान में। अगर उन्होंने या तो वो बड़े बड़े स्टार्टअप कर रखे हैं उन लोगों ने, या जैसे कि दुनिया की जो 2-3 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें से गूगल का नाम सारे लोग जानते हैं, उनके CEO का नाम जानते हैं आप? कहाँ से पढ़े हुए हैं वो? उन्होंने भी IIT से ही पढ़ाई करी। तो इंस्टीट्यूशन वाकई में बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप उस चार्ट पर लिखेंगे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे और वो रिटन फॉर्म में रहे, ना कि आप ऐसे लगता है हमको यूट्यूब पर हम देख लेंगे, लेकिन यूट्यूब से देखने के बाद फिर चीज़ें भूल जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम सारे लोग आए हुए हैं, ये भी साइंस का ही पार्ट है कि इसमें से जितनी भी बातें यहाँ बताई जाएंगी, अभी तक जितना आपने सुना है या मैं जो बोलूँगा इसके बाद जितनी बातें बताई जाएंगी, अगले 1 घंटे के बाद आप आधी से आधी बातें आप भूल चुके होंगे। अगले दिन आपको हो सकता है 25% याद रहे। उसके 1 महीने बाद बस इतना याद रहेगा कि एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सर लोग आए थे, चंद बातें याद होंगी। लेकिन अगर आप एक्शन ले लेंगे, जो भी बातें हैं आप राइट डाउन कर लेंगे, तो वो चीज़ें फिर लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी और आप फिर उस पर काम भी कर पाओगे। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज़ जो करनी है कि आपको एक बार आपका रोड मैप क्लियर हो गया, आपके कोर्सेज क्लियर हो गए, फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ उसी के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर किसी को 24 घंटे मिले हुए हैं। इन्हीं 24 घंटे का आपको इस्तेमाल करना है और इसमें आप जितना वक्त स्टडीज़ को देंगे, जैसे अभी मैं एक
एक कोटेशन पढ़ रहा था, नॉर्मल सा है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव लगा मुझे, कि जो लोग आज 6 घंटे नहीं दे पा रहे अपनी स्टडीज़ को, कल उन्हीं लोगों को 12 घंटे काम में देना पड़ेगा। और ऐसे काम में जो लेबर वर्क है, जैसे इलेक्ट्रीशियन उन्हें बनना पड़े, मतलब धूप में काम करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेबर वर्क में आती हैं, तब वो 12 घंटे दे रहे होंगे और पूरी ज़िंदगी उस पेन को बर्दाश्त करेंगे। या तो आप रेडी रहें, जैसे आसिफ भाई भी बता रहे थे कि 25 में मान लो आपका करियर अगर शुरू होता है और आप 60 साल तक काम करते हो, तो 35 साल तक आप एज ए ड्राइवर गुजारना चाहते हैं, एज ए लेबर गुजारना चाहते हैं, या एज ए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। ये सारे काम बुरे नहीं हैं, इनका भी होना ज़रूरी है दुनिया में, लेकिन इसमें आपकी फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा मेहनत है, कि कुछ ऐसे काम में जो एकदम तपती हुई धूप में होते हैं, लेकिन करना पड़ता है लोगों को। या तो आप कल मेहनत कर दीजिए, या तो जो अभी की बची हुई ज़िंदगी है, यहाँ से 4-6 साल आपको बस स्टडीज़ में सीरियस होकर देना है। तो ये तय आपको करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगी। आप बैठे 24 घंटे को डिज़ाइन करें कि 8 घंटा हमें सोना है। उसके बाद के, जैसे अभी सर बता रहे थे कि इनको जब नेट जीआरएफ 3 महीने में क्लियर किया, तो सिर्फ जो नेचुरल कॉल्स हैं, नेचुरल ज़रूरतें हैं, उसके अलावा पूरा टाइम इन्होंने दे दिया अपनी स्टडीज़ को। तो इसी तरीके से आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप रेडी हो कि हम पे करेंगे वो प्राइस, क्योंकि जो प्राइस अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपसे नहीं निकलना है। नॉलेज कितनी भी किसी के पास हो, लेकिन जब आप रेडी नहीं हो उसकी कॉस्ट पे करने के लिए। इसी तरीके से अभी एक आर्टिकल में कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि एक यूपीएससी एक स्टूडेंट ने क्लियर किया था, 6 महीने तक घर में उसने अपने आप को लॉक कर लिया था, और आफ्टर 6 मंथ वो यूपीएससी क्लियर कर गई। तो इस तरीके के बहुत ही बोल्ड डिसीज़न हमें लेने पड़ेंगे बड़े अचीवमेंट के लिए। बाकी नॉर्मल अचीवमेंट, जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, यहाँ पे आराम से ग्रेजुएशन हो जाएगा, आराम से पोस्ट ग्रेजुएट, जो चीज़ें आराम से हो रही है ना, उनसे आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आना है। जो इजी है, अभी ऐसा लग रहा है कि बीए इजी है, बीकॉम इजी है, यहाँ के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, आराम से आप पास हो जाएंगे। क्योंकि देखो, उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ एंट्री इजी है कि आसानी से आप जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ से अचीवमेंट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ एंट्री बहुत मुश्किल है कि उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जैसे अभी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नमेंट ने कर दिया है कि CU वो टेस्ट करवाएंगे सारे लोगों को सेंट्रल, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, या AMU में सिलेक्शन। ये थोड़ा बड़ा, जितने भी टफ काम है एंट्री वाले, वो कर लेने के बाद सक्सेस, मतलब फिर सक्सेस के लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से मिलेगी। वही ग्रेजुएशन आप यहाँ से कर लें, फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आसानी से आपको एडमिशन मिल गया है। तो ये दूसरा काम करना है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको कुछ बनना है। आप नहीं बनना चाहते, उसमें किसी का कुछ जाना नहीं है। जैसे और लोग की ज़िंदगी गुजर रही है, आपकी भी ज़िंदगी गुजर ही जाएगी आम आदमियों की तरह, या आम से ख़ास बनने के लिए सारी चीज़ें जो हो रही है, जो कल रात से मेहनत चल रही है, और उसके बाद सारे लोग अलग अलग एरिया से आए हैं, ये सारा इसीलिए हो रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यही आप ही फ्यूचर हैं मुबारकपुर के युवा, सारे लोग। तो आप में से कामयाब कैसे हो जाएं, उसी की मेहनत है पूरी है। तो जाहिर है कि आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो कामयाबी आपको मिलेगी। तो दूसरा काम, प्रायोरिटीज़ आपको सेट कर, जिस तरफ आपकी प्रायोरिटीज़ जाएंगे, आप 6 घंटे फेसबुक को देना चाहते हैं, या इस तरीके की जिस चीज़ में आप लगेंगे, वैसे ही आपका फ्यूचर आने वाला है। जैसे अभी हमको ये सारी चीज़ें इंटरटेन कर रही होती हैं, तो मज़ा आएगी अगले 4-6 साल तक, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो 30 के बाद की उम्र में आप चुकाएंगे, और वो लंबे टाइम तक चुकेगा, 30 साल से लेकर 60 साल तक। फिर आप खुद को कोसते रहेंगे कि काश हमने कुछ कर लिया होता। जैसे आज आप अभी नॉर्मल से आप सर्वे करें मुबारकपुर में, जो लोग इस वक्त 40 साल के 45, उनसे मिलिए, उनसे क्वेश्चन आंसर करिए, तो बताएंगे अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ये नहीं कर रहा होता। लेकिन जब उन्हें मौका मिला था पढ़ने का, कुछ लोगों के यहाँ पे चैलेंजेस रहे होंगे जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज का जैसे जो आप लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के पास इतने बड़े चैलेंजेस नहीं कि वो ना पढ़ पाएँ। बहुत आसानी है, घर वाले बहुत पैसा भी लगा रहे हैं, बस ना पढ़ना ये हमारे ऊपर है। अगर हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो 1000 एक्सक्यूज़ेज़ हैं, पढ़ना चाहेंगे तो अब उतनी मुश्किलात नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ हो गई हैं, उतना ही कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो तीसरी चीज़ जो है, तीसरी टिप्स जिससे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, कि कंसिस्टेंट आपको परफॉर्म करना है।
कि जैसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि 1 महीने तक 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर अगले 1-2 महीने तक एकदम से नहीं पढ़ेंगे। आपको एक रूल सेट कर देना है और वो रोज़ करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे कुछ हो जाए। आप बस इतना कर सकते हो, बहुत मेडिकल इमरजेंसी है या ऐसा कुछ है तो 1-2 दिन इधर उधर कर सकते हो, लेकिन उसको आपको नेक्स्ट डे पूरा, मतलब एक वीक का टारगेट आपके पास हो और वो कंसिस्टेंसी आपके अगले 4-6 साल अगर आप रख दिए और फिर इंशाल्लाह मुबारकपुर आना जाना होगा, तो आप लोग देखेंगे कि आप धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी जो पहले नहीं आती थी। लेकिन वो एक निरंतर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम। जो आपको लगता है आपको 4 घंटे लगता है पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे रोज़ पढ़ना है। 365 दिन है, उसका आप कैलकुलेशन कर लें कि हमें इतने आवर्स पढ़ाई करनी है। उसमें से 10-12 दिन है जो ईद है या और भी फेस्टिवल्स हैं, उसमें आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको पूरा ईयर का एक आवर है कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है हमको। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी अचीवमेंट के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो जाहिर है आज हम कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं। सेमिनार्स के बाद बहुत जोश आ जाता है लोगों के अंदर, 15 दिन मान लो पढ़ाई हुई फिर हमने छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना, आपको 1 घंटा पढ़ पा रहे 1 ही घंटा पढ़िए, बट रोज़ पढ़िए। फिर धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा, धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ़ आवर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज़ है, आज के दौर में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो आज के स्टूडेंट के लिए है, जो आज से 20 साल पहले जो 90s के दौर के लोग रहे उनके लिए नहीं था, वो है डिस्ट्रैक्शन। इतना बड़ा, मतलब हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इतने सारे वेज हैं डिस्ट्रैक्शन के कि हम चाह कर भी उनसे बच नहीं सकते। आपका रिज़ल्ट रोकने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मोबाइल फ़ोन। ये बहुत आम सी बात है, सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्शन में कोई नहीं ला पा रहा है। आपको एक सर्वे था, कुछ 7-8 घंटे एवरेज इंडियन अपना मोबाइल पे दे रहे हैं। मतलब दिन का आप 8 घंटा मोबाइल को दे रहे हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं। और ये आपको पता करना है तो आप नॉर्मल आप जाएँ यूट्यूब पर, जो भी कॉमेडी वीडियोज़ हैं या फिर सॉन्ग्स की बिलियन व्यूज़ हैं उस पर, और जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं चंद लोगों की छोड़कर कोई देखने को तैयार नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ तो क्यों हुआ वो, उसके बाद उसका अल्टरनेटिव आ गया। तो ये सारे लोग बना ही इसीलिए रहे हैं कि हम लोग जो है ना, अगर इसकी डेप्थ में हम जाएंगे कि इंडिया एक यूथ कंट्री और यहाँ खाली लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जितने भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे जो हो, वो बस हमें इसीलिए इसी ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। तो इस सबसे मतलब बड़े अचीवमेंट के लिए सबसे पहले इससे दूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन से अगर आप दूर नहीं रह सकते तो बहुत मुश्किल है कि आप बड़ा अचीवमेंट करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि, और आपने किसी भी, जब टॉपर्स आते हैं चाहे वो नीट का हो, IIT का हो, UPSC का हो, किसी टॉपर से कहते हुए सुना आपने कि मैं रात में जो है 2 घंटे फेसबुक देखता था, फिर यूट्यूब की वीडियोस देखता था, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मेरा UPSC क्लियर हो गया? कभी सुना आप लोगों ने? तो होना ही नहीं आप, क्योंकि टाइम उतना ही मिला है। 24 घंटा 8 घंटा सो जाएंगे, 7-8 घंटा कोचिंग स्कूल को दे देंगे, बचा 8 घंटा उसमें आप फ़ोन यूज़ करेंगे, वो भी बहुत लेट नाइट तक फ़ोन। और ये सारी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान आप देखेंगे, बच्चों का जो क्लासरूम में 40 मिनट का लेक्चर नहीं सुना जाता है या उनका फोकस नहीं बन पाता। आपको, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो आप मन ही नहीं लगता होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये जो जनरेशन है, ये टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोज़ की जनरेशन है। मतलब हर 15 सेकेंड में हमें एक नई वीडियो चाहिए, कोई डांस करते हुए, कभी जो है कोई कॉमेडी आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारा माइंड उसी में ट्रेंड हो गया है। अब हमको 1 घंटा पढ़ना और एक ही सब्जेक्ट को, या आधी घंटा पढ़ना या आधी घंटा किसी का लेक्चर सुनना, फिर वो हमें बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि माइंड को की ट्रेनिंग हो गई है 15-15 सेकंड की। मतलब वो ये चाह रहा है कि हर 15 सेकंड में मैं हटूँ, सर आए, फिर कोई और आए, तब माइंड को बोर नहीं लगेगा। लेकिन लगातार किसी को सुनना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब इसके ऐसा में जब वो रील्स, और इसीलिए वो सारी चीज़ें इतनी ईजी बनाई गई है कि बस आप घुमाते रहिए और वो एक के बाद एक चीज़ आते रहेगी, आते रहेगी, आते रहेगी। तो आसान है वो, इस वजह से उसकी फिर वो जो हमारे लाइफ के ऊपर जो असर डाल रहा है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स यहाँ हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट खुद, ज़्यादा तो स्टूडेंट ही यहाँ हैं जिनके बड़े अचीवमेंट्स हैं। सबको नहीं छोड़ना है, जिनको मोहब्बत मोबाइल से है वो लगे रहें। फिर वही है, उनकी लाइफ का जो 30 के बाद वाला पार्ट जो शुरू होगा, फिर वो
जाहिर है कि बहुत लंबे टाइम तक उसकी कॉस्ट पे करेंगे। बाकी आपको जो महंगे से महंगे मोबाइल ख़रीदने हैं, अगर आप बड़े अचीवमेंट कर गए, जितने भी सर ने अभी बताए हैं कि यूपीएससी कोई क्लियर कर गया या कोई एमबीबीएस बन गया या कोई कुछ कर गया। जैसे भी कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज़ आई थी कोटा फैक्ट्री, देखी थी आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखी थी? जस्ट रेज योर हैंड। बाकी लोगों ने नहीं देखी थी? इस तरह की इंस्पिरेशनल वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, उससे बहुत लर्निंग होती है, मिलती है सबको। तो उसमें शुरू में जब वो पहले ही एपिसोड में शायद वो चीज़ है, ओरिएंटेशन लेक्चर चल रहा होता है, वो जो भी वहाँ के एलन के सर हैं, तो उनका ये कहना होता है कि आपके पास देखिए दो चॉइसेस हैं, या तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, आपके बच्चे आपके ननिहाल और जो है खाला के यहाँ इधर उधर घूमने जाएंगे, या फिर उनके पास एक चॉइस बचेगी कि वो स्विट्ज़रलैंड में अपना हॉलीडे मनाएंगे। तो वो आपके पास भी वही मौका है कि एक बार आपके पास बस एक ही बार मौका है, या तो आप कुछ बन जाओगे खुद के लिए। सबसे पहले तो देखो अपनी खुद की लाइफ हमें सेट करनी है, अपनी फैमिली का, फिर उसके बाद फिर समाज और फिर देश, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत आज करनी होगी। तो चॉइस आपकी है कि आप आज 10,000 वाले फ़ोन में खुश हैं या कल लाख रुपए वाला फ़ोन आपके लिए इजी होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी चीज़ है कि एक क्वेश्चन है कि आप बताएं, विराट कोहली को जानते हैं आप लोग? विराट कोहली कैसे बना, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कोई भी आंसर करे, स्टूडेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस से बना है, ज़बरदस्त। और कोई, या कोई भी दुनिया के जितने बड़े लोगों का, विराट कोहली क्योंकि आईपीएल चल रहा है और मतलब बड़ा नाम है इंडिया से, किसी भी फील्ड के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो जो भी हो, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, उसमें उनमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया शुरू से लेकर अब तक? चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का दौर रहा हो, अकबर का दौर रहा हो, या आज के जो है मुकेश अंबानी और मोदी का दौर चल रहा हो, या आप किसी भी फील्ड के जो महारथी लोग हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? विल पावर नहीं, कोई पर्सन है जिनका हाथ होता है उनकी कामयाबी में। फादर का होता है। आगे से सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, मतलब ये पॉइंट ही मेरा उसी चीज़ पे था। मेंटोर्स का नाम आपने सुना है? कोचेस का। आप सारे लोग ईमानदारी से बताइएगा, लास्ट रो में जितने लोग बैठे, इस तरफ गर्ल्स जो बैठी, आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है? जिनकी लाइफ में जस्ट रेज योर हैंड, कि जिन्होंने चुन रखा है। और मेंटोर ऐसे नहीं कि बस आप मतलब बिल्कुल समर्पित हैं उनके आगे, कि बस सर आप निकालिए मेरे अंदर का टैलेंट, और जो आप कहेंगे वो मैं करने को रेडी हूँ, और ये मेरा टारगेट है। तो आप बताएं कितने लोगों की लाइफ में मेंटोर्स हैं? बस 2 लोगों की। बॉयज़ की तरफ से किसी का, मतलब कोई कोच नहीं, कोई मेंटोर नहीं है। आपके टीचर्स हैं ना? नहीं है तो कोई बात नहीं, अब से आपको बनाना है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है। आप वो पता है वो हिडन चीज़ें बताएंगे, और जिस फील्ड में आपको जाना उसी फील्ड से आप किसी को चुनिए, आप जाइए। जैसे आपको एमबीबीएस बनना है, आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, उसके लिए आप, और ये मुबारकपुर, आजमगढ़, हर जगह लोग अवेलेबल हैं, आप पहुँचिए कि मुझे ये बनना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मेंटोर बने। तो वो आपकी मेंटरिंग करेंगे। तो आपका पता है मेंटोर होने से फ़ायदा आपका क्या होगा, कि वो आपका वक्त बचा देंगे। आपके पता चला आप ढेर सारा मटेरियल है, पढ़ना आपको क्या है, आप उसी में कंफ्यूज रहेंगे, तो वो आपका वक्त बचाएंगे, आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, और आपको हर वक्त वो एनालिसिस और ऑब्जर्व एग्जामिन कर रहे होंगे। और फील्ड, जिस फील्ड में जाना, उस फील्ड के एक्सपर्ट को आप मेंटोर अपना बनाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अचीवमेंट फिर अगेन मुश्किल है। आप किसी को भी पता कर लें, जितने बड़े बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनके मेंटोर कोच का होना लाजिम है बिल्कुल। तो ये कुछ चंद बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आखिर में एक और चीज़ है जो ख़ास तौर पर आज़मगढ़ उसमें काफ़ी बेहतर कर रहा है, जिस ज़िले से मैं हूँ। बड़ी मायूसी मुझे है, और वहाँ मैं इस बात को बहुत प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आज़मगढ़ से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जाने की तादाद एज़ कम्पेयर टू जौनपुर काफ़ी अच्छी है। उसमें शिबली का बहुत बड़ा रोल है, अशरफिया का बहुत बड़ा रोल है, जामियातुल फलाह का, उस तरफ इस्लाम। यहाँ से बहुत लोग अलीगढ़ और जामिया और जेएनयू में हैं। कंपेरेटिवली जौनपुर में कम लोग हैं।
तो एक सर्वे है, ये मेरा अपना है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ की धूल मिट्टी खा खा कर, कि आप मुबारकपुर का भी आप सर्वे कर लो या आसपास के गांव का सर्वे कर लो, कि वही लोग कामयाब आपको ज़्यादा मिलेंगे शिक्षा के थ्रू जो हुए हैं, कि जिन्होंने 10+2 या उससे पहले इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर गए हैं। यहीं रुक कर जिन लोगों ने अपनी पूरी एजुकेशन ली होगी, आप उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग मतलब बस ऑर्डिनरी से हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब आपको यहाँ से कम आजमगढ़ गए होंगे। उसके फ़ायदे पता क्या होता है, जब आप बाहर जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, वहाँ की फैकल्टी जो है वो वर्ल्ड क्लास है, जो क्राउड वहाँ है वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल का है, तो आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ऐसी सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया मान लो पढ़ रहे हो या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, हो सकता है कि स्टूडेंट वहाँ मतलब इंडिया के जो भी 29 स्टेट्स हैं, सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से तो स्टूडेंट ही हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट से आपको उनसे मिलने का, उनसे इंटरेक्शन करने का, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेजेस को समझने का मौका मिलेगा। ये पॉसिबल है। इवन शिबली कॉलेज, ऐसा नहीं कि उसको मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कि किसी फॉरेनर की चॉइस होगी कि वो शिबली कॉलेज आके पढ़ाई करे, बहुत मुश्किल है, वो क्यों आएगा। तो इसलिए आपको 10+2 के बाद जितने बच्चे यहाँ पर हैं, एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है प्रिपरेशन करें और एटलीस्ट उस इंट्रेंस में बैठें, एक बार बैठें, उस एक्सपीरियंस को देखें आप। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट, जब उसके बाद की फिर जो सक्सेस, जैसे मैंने शुरू में जो बताया कि आप या तो अभी मेहनत कर लो या तो फिर पूरी लाइफ आप पछताते रहो, कि नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन यहाँ से कर रखा है, फिर आप जब आगे जॉब के लिए जा रहे हो तो फिर आपकी डिग्री देखी जा रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है। एक नॉर्मल जैसे प्राइवेट स्कूल इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, स्कूलों के साथ काम मेरा है। अगर एक नॉर्मल सा टीचर, बड़े स्कूलों को 10-12 छोड़ दिए जाएँ जो पूरे ज़िले के हैं, उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद मान लो एक एलिगेरियन है, वो मिनिमम 25-30 हज़ार चार्ज करेगा, और यहाँ का ग्रेजुएट जो है, जो यहाँ आसपास के जो चंद बड़े कॉलेजेस छोड़ दिए जाएँ, उसके बाद उनकी 10,000 से शुरुआत होगी, 5,000 8,000 से शुरुआत होगी। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों मैंने देखा है कि आपके इंस्टीट्यूट आपकी सैलरी या आप कितना आगे क्या कर पाओगे वो डिसाइड करेंगे। तो सारे बच्चे चाहे कुछ हो जाए, आप तैयारी करने के लिए बाहर जाइए। 10+2 के बाद अगर आप शिक्षा में आगे कुछ करना चाहते हैं, यहाँ रुकना मतलब आप अपने कैरियर के साथ समझ लीजिए एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, मतलब आप अपनी ही लाइफ के साथ बहुत बड़ा समझ लो अन्याय है वो, अगर आप रुके। अब आप कैसे मनाओगे अपने पेरेंट्स को? अब ये ख़ास तौर पर गर्ल्स बहुत उनको ऐसा लगता है बड़े चैलेंजेस हैं, तो जाहिर है जो वहाँ पहुँचे उनके घर वाले भी नहीं मान रहे होंगे। बॉयज़ की जो बात है, जिसे अम्बेडकर साहब का जिक्र शुरू में हुआ था, सोचो उस दौर में जिनके पास पैसे भी नहीं थे, लंदन कैसे गए होंगे। आज तो बहुत आसानियाँ, आप पहले आपको अपने लेवल पे मनाना ही पड़ेगा। नहीं मान रहे पेरेंट्स, तो उन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। पहले आप अपने डिसाइड जब आप करोगे, आप रिज़ल्ट आकर उन्हें दिखाओगे, तो पेरेंट्स ज़रूर मानेंगे। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि और प्रोफेसर्स को बोलना है। और आखिर में ऑर्गेनाइजेशन कांजूदा, नाम बहुत कठिन है, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ लेकिन अभी तक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया। थोड़ा इजी नाम होता तो ज़्यादा बेहतर होता ना, लोग कायदे से बता पाते। द की टू बोथ वर्ड। तो ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर हाजी नोमान साहब, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी इन्होंने अपना वक्त दिया। तो इस तरीके के लोग जितने भी मुबारकपुर से हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है कल का जो मुबारकपुर उसे तैयार करने में। इट टेक्स टाइम। जैसे अभी रात में पिछली बार जब हमारे तो ये डिस्कशन हो रहा था, इसके रिजल्ट बहुत थोड़े अभी नज़र आएंगे, लेकिन ये यकीन मानिए कि अगर ये चीज़ लगातार होती रही तो 2030 में 2035 40, क्योंकि ये बहुत लंबा विजन है, 50 पहुँच अचानक से चीज़ें थोड़ी होती है। बदलाव जो आता है या बड़ी जो चीज़ें होती हैं, जैसे जब हिंदुस्तान की आज़ादी का पहली बार तसव्वुर आया कि भाई हमें अब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी छोड़नी है, तो 1857 में ये चीज़ें आ गई कि अब हमें आज़ाद मुल्क बनना है। वहाँ से 90 साल लग गए आज़ादी पाने में। तो इट टेक्स टाइम। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करिए, और ये ज़िले में ही नहीं, ये पूरे ज़िले के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। क्योंकि ये तीसरी बार मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मुबारकपुर के लोग बहुत सीरियस हैं एजुकेशन को लेकर। बस अब आगे के स्टेप की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ का पैनल है वो डिस्कस करेगा कि कैसे और चीज़ें करी जाएँ। पहले भी काफ़ी जान आलम भाई बता रहे थे कि यहाँ टैलेंट प्रोग्राम होता था, बच्चे 10+2 में अलीगढ़ में सेलेक्ट होते थे, वो सारी चीज़ें फिर से शुरू कराई जाएँ। और भी जो चीज़ें वो होती रहें,
क्योंकि अब जो ज़रूरत है वो थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे भी MBBS आपको मिल जाएंगे। मुबारकपुर में सुप्रीम कोर्ट का वकील कोई है? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना। बहुत कम लोग गए, UPSC से भी शायद बहुत कम ही लोग होंगे। तो कुछ बच्चे इन सब, जैसे अभी हम लोग बॉम्बे में थे तो वहाँ एक आमिर सर हैं, वो भी बहुत बड़े काउंसलर हैं। ऐसी डिस्कशन हो रहा था कि जो क्रीम टैलेंट है पूरे देश का, वो पता है क्या करता है, यहाँ पे एक हायरार्की सेट है, पहले से ट्रेंड सेट है कि जितने क्लास के सबसे तेज़ बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं, उससे कमज़ोर कॉमर्स, और जो कुछ नहीं है वो आर्ट्स ले लेते हैं। यही अगर ट्रेंड उल्टा कर दिया जाए, और वो जैसे आप मान लो नीट के लिए आप जाकर तैयारी कर रहे हो, जहाँ 22 लाख 25 लाख एक से एक धुरंधर 4-4 साल के रिपीटर बैठेंगे, उनसे आपको compete करना है। वही आप अगर लॉ की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि लॉ में ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ वाले जाते हैं और आप पहले से तेज़ तर्रार थे। जो बच्चा साइंस में पहले से फोड़ रहा था वो ज़ाहिर है जब लॉ की प्रिपरेशन करेगा तो वहाँ भी ऊपर ही रहेगा। जैसे अक्सर ये बहुत डिबेट छिड़ी रहती है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे कैसे UPSC में सबसे ज़्यादा क्लियर, ऑलमोस्ट 50% जो इंजीनियरिंग IITians हैं। उसका रीज़न ये है कि वो पहले से बहुत तेज़ थे। जब वो 6 में थे तब भी तेज़ थे, तब भी वो 6-6 घंटे पढ़ते थे, तब भी वो एजुकेशन को लेके, मतलब अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस थे। इस वजह से जब वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं वहाँ भी वो है, क्योंकि उनकी वो हैबिट बन चुकी है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप MBBS में जाइए, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए, पता है उसके यहाँ मतलब इवन DM तक, मतलब UPSC वाले वहाँ जाकर अगर उनके ऊपर कोई केस चार्ज हो जाएगा, लास्ट दरवाज़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो ऐसे बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, प्लीज़ आप कोशिश करें एक बार इस तरफ सोचने का कि लॉ की तैयारी करी जाए, और जो टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से जाकर आप जो है लॉ करें, और आगे मतलब आगे का विजन ये कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट।